वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे लिखित मॉडल पेपर के बारे में पॉलिटिकल साइंस की। और ये बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के जो छात्र छात्र हैं हमारे, यानी कि बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के जो छात्र छात्र हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में और उनके उत्तर को हमको कैसे लिखना है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में खास करके आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ना होता है, उनके विचारों के बारे में पढ़ना होता है। तो जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थाट हैं, उन्हीं थाट के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, और सिलेबस ऑलरेडी हमने बता दिया है। और जो है छोटे छोटे प्रश्नों की एक दो वीडियो मैंने आपको दी होगी, एक दो वीडियो, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और बाकी ऑब्जेक्टिव का भी 2 मॉडल पेपर अवेलेबल है जिसमें हमने बहुत सारे विद्वानों के बारे में बताया भी है। तो आप सभी लोग उसको देख करके एक प्रकार से जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो सभी सब्जेक्ट की मॉडल पेपर आएंगे। लिखित मॉडल पेपर अब शुरू हो चुका है। ऑब्जेक्टिव सभी के मॉडल पेपर मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं और लिखित मॉडल पेपर आपके समक्ष ये आ रहा है। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का दूंगा। सोशियोलॉजी का जल्द ही आने वाला है। ठीक है, गृह विज्ञान का मैंने दे ही दिया। इसके बाद में हिंदी का, इंग्लिश का या अन्य सब्जेक्ट का भी आने का प्रयास रहेगा। तो हर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, ठीक है, मनोविज्ञान हो गया, या इसके अलावा गृह विज्ञान का तो मैंने दे ही दिया है। और भी तमाम सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं, सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपके समक्ष आएगी। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का आप लोगों ने देखा ही क्वेश्चन पेपर। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के बारे में बीए फोर्थ सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और 100% यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि एक आध 2 मॉडल पेपर मैं और दूंगा परीक्षा से आपके पहले, यानी जिनकी परीक्षा लगी हुई तो उनके लिए तो ब्रह्मबाण है यह वीडियो। लेकिन जिनकी परीक्षा अभी लंबे है, यानी कि अभी परीक्षा नहीं आई हुई है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि उनके जब तक उनकी परीक्षाएं होंगी तब तक कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँगा और कई सारे मॉडल पेपर मैं आपको दे चुका हूँगा। ठीक है, चलिए मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूँ राजनीति विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर 2023 के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि लिखित टाइप का मॉडल पेपर है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा फोर्थ सेमेस्टर में लिखित परीक्षाओं में। ठीक है, वो 3 खंड कौन कौन से होते हैं? खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड बा से लघुत्तरीय, खंड सा से दीर्घोत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जो खंड आ होता है आपका, इसकी अगर बात की जाए तो इसमें 10 ऑब्जेक्टिव मतलब अति लघुत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके एक प्रश्न को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य होते हैं। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपकी परीक्षा में बन सकता है आदर्श राज्य के बारे में, जो कि प्लेटो ने बताया था आदर्श राज्य की कल्पना। और भी विद्वानों ने बताई है आदर्श राज्य की कल्पना। जरूरी नहीं कि अकेले प्लेटो ने ही राज्य की संकल्पना या राज्य के बारे में बताया, बहुत सारे विद्वानों ने राज्य के बारे में बताया। लेकिन आदर्श राज्य जो प्लेटो का है बड़ा फेमस है, तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था। जिस समय प्लेटो ने आदर्शवाद की एक प्रकार आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत करी, तो उस समय एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था, अराजकता फैली हुई थी। अराजकता का मतलब होता है कि भाई बिना राजा के, बिना नियम कायदे के समाज चले तो उसी को अराजकता बोलते हैं। अराजकता मतलब क्या होता है कि बिना राजा के समाज हो, बिना राजा के ही राज्य एक प्रकार से आगे बढ़े, तो अराजकता फैल चुकी थी। ठीक है, और उस व्यवस्था की विफलता से क्षुब्ध प्लेटो ने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करी जो लोकतंत्र की समस्त बुराइयों से मुक्त और न्याय पर आधारित हो और जिसका संचालन दार्शनिक राजा करता हो। तो खास करके जो प्लेटो का राजा है वो दार्शनिक है, यानी पढ़ा लिखा राजा होना चाहिए। प्लेटो का मानना है कि भाई राजा जो हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो एक प्रकार से आदर्श राज की कल्पना हो पाएगी, न्याय की अपनी अवधारणा एक प्रकार से स्पष्ट हो पाएगी। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। दार्शनिक शासन तथा सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था की रूपरेखा प्लेटो ने ही प्रस्तुत करी है। और उस राज्य में शिक्षा की कैसी व्यवस्था हो इसका भी उसने चित्रण किया है प्लेटो ने। और ख़ास करके
उसकी परिकल्पना की अगर बात की है प्लेटो की, तो इसकी परिकल्पना की अनेक दृष्टियों से आलोचना भी लोगों ने करी है। और कुछ भी हो, पाश्चात्य जगत में प्लेटो पहला दार्शनिक था, पहला ऐसा विचारक था जिसने अपने ग्रंथ यानी रिपब्लिक, उसका एक बड़ा फेमस ग्रंथ है, आप सभी को पता होगा। तो उस ग्रंथ में सबसे पहला विद्वान यही है जिसने सबसे पहले एक आदर्श राज की कल्पना प्रस्तुत करी और एक दार्शनिक राजा की कल्पना प्रस्तुत करी। आदर्श राज की विशेषताओं को भी उसने बताया। प्लेटो ने कहा कि भाई दार्शनिकों का शासन होना चाहिए, यानी राजा जो है वो दार्शनिक होना चाहिए। ठीक है, दार्शनिक जब होगा, उसने कहा कि भाई राजा जो होगा वो दार्शनिक होगा, तभी एक आदर्श राज्य बन पाएगा, एक आइडियल स्टेट की कल्पना की जा सकती है जब राजा पढ़ा लिखा होगा, राजा एक प्रकार से दार्शनिक होगा। जैसे कि दार्शनिक वो होता है जो किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी भी सिचुएशंस को देखने के बाद में सामान्य व्यक्ति से अलग निर्णय लेता है, या सामान्य व्यक्ति जिस दृष्टि से किसी वस्तु को देखता है उसी दृष्टि से राजा को नहीं देखना चाहिए। राजा का एक प्रकार से दृष्टिकोण दार्शनिकों का होना चाहिए, एक फिलोसॉफर की दृष्टि से राजा को देखना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी विशेषता ये बताता है प्लेटो आदर्श राज के बारे में कि शासक की निरंकुश स्थिति एक प्रकार से उसके बारे में, तो ये भी विशेषता थी आदर्श राज की। तीसरी विशेषता, शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था की बात करी। इसके अलावा न्याय पर आधारित राज्य की बात करी इसने, और समाज का गुण एवं कार्य के आधार पर विभाजन भी प्लेटो ने प्रस्तुत करा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब प्लेटो थे उस समय एथेंस में खास करके समाज में अराजकता व्याप्त थी, अव्यवस्था थी, भ्रष्टाचार था, और इस स्थिति के लिए वह तत्कालीन लोकतंत्रीय व्यवस्था को दोषी मानता था। और इसका कारण वो कहता था कि भाई लोकतंत्र जो रहेगा ये क्या है, लोकतंत्र एक प्रकार से जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जो अब्राहम लिंकन बाद में आकर के कहते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो लोकतंत्र है उसके द्वारा ही एक प्रकार से इस प्रकार की अराजकता फैली हुई है। कोई राजा नहीं है और राजा एक प्रकार से कोई एक प्रकार उचित तरीके से नहीं काम कर पा रहा है। आदर्श राजा आप देखते हैं लोकतंत्र में क्या होता है, कभी कभी जो विश्व स्तर की अगर मैं नीतियों की बात करूं या देश के एक प्रकार से मैं सरकार की मजबूती की बात करूं, तो सरकार की मजबूती लोकतंत्र में उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हाथों में पावर निहित होती है, और जनता हर 5 साल पर जनता को अधिकार है कि वो दूसरे को एक प्रकार से ला सकती है, दूसरे को प्रधानमंत्री बना सकती है, राष्ट्र का मुखिया बना सकती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्लेटो एक प्रकार से, अच्छा, प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा। प्लेटो ने कहा एक प्रकार से कि गुण और योग्यता के हिसाब से वर्गों को उसने बांटा। शासक वर्ग पहला वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग, इस प्रकार से उसने बांटा। तो ये सब चीज़ें उसने बताई। इसके अलावा विशेषीकरण पर बल दिया प्लेटो ने। इसके अलावा आदर्श राज की अगर बात की है तो आदर्श राज के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की बात भी करी प्लेटो ने। प्लेटो की आलोचना भी बहुत होती है, और रिपब्लिक में पुस्तक में जो उसने आदर्श राज के बारे में बताया है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होती है, विद्वानों ने उसकी खूब आलोचना करी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो है बहुत सारे विद्वान इसकी आलोचना करते हैं कि भाई इस प्रकार के राज्य का ना तो कभी अस्तित्व था, जिस प्रकार से अरस्तु मतलब प्लेटो बताते हैं कि जिस राज की कल्पना प्लेटो करते हैं उस राज का अस्तित्व कभी था नहीं, और ख़ास करके ना भविष्य में होगा, ऐसा विद्वान बताते हैं। डायनोसियस द्वितीय के नियंत्रण पर वह उसे दार्शनिक राज्य बनाने के लिए सिराक्यूज गया, परंतु वह इस कार्य में सफल भी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं पे प्लेटो की आलोचना खूब अधिक मात्रा में लोग करते हैं, लेकिन फिर भी प्लेटो अपने बारे में इसे न्याय संबंधी विचार देता है। बहुत विद्वान आदमी था प्लेटो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो 50 शब्दों में लिखना था, आपका हो गया 50 शब्द, बहुत है, इतना लिख देंगे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आपका, अरस्तु के अनुसार राज्य का स्वरूप बताइए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अरस्तु ने राज्य के स्वरूप और प्रकृति के बारे में क्या कहा? राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु ने जो विचार व्यक्त किया है उसके विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक समुदाय है जो आत्मनिर्भर होता है। इसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए उसकी परिभाषा एक प्रकार से करते हुए ये कहते हैं अरस्तु महोदय कि राज्य जो होता है परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय होता है, एक ऐसी कम्युनिटी होती है परिवारों और ग्रामों की, जिसका पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य होता है। जिसका लक्ष्य क्या होता है, किसका भाई? तो राज्य का यही लक्ष्य होता है कि वो आत्मनिर्भर जीवन जिए और पूर्ण तरीके से रहे। तो ये एक प्रकार से राज्य के बारे में बताया, और इसके स्वरूप के बारे में उसने बताया, प्रकृति के बारे में बताया। पहला पॉइंट अरस्तु ने कहा
कि राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक समुदाय है। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसने आगे बताया कि यह जो राज्य होता है ये मनुष्य के द्वारा निर्मित ना होकर के सामाजिक संस्थाओं के विकास का परिणाम है राज्य, और परिवार से गांव तथा गांव से राज्य का विकास हुआ, और विकास का जो अंतिम चरण है उसी को राज्य का नाम दिया। किसने? अरस्तू ने। तो पहली बात। दूसरी बात ये लिख सकते हो आप कि यह मतलब राज्य जो है मनुष्य के लिए आवश्यक और अपरिहार्य है। यानी आप देखिएगा मनुष्य के लिए आवश्यक है, बिना राज्य के मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा मानना है अरस्तू का। ठीक है। मनुष्य की कुछ भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति राज्य के अतिरिक्त कोई समुदाय नहीं कर सकता है, और उसका पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास इसके अभाव में संभव नहीं है। अरस्तू का कहना है कि जीवन के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और सदजीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। यह कथन अरस्तू का बड़ा फेमस है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो है जीवन के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और सदजीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। तो यह अरस्तू ने ही कहा था, यानी मनुष्य के लिए आवश्यक है या अपरिहार्य है कौन? राज्य। ठीक है। तो दूसरी बात। तीसरी बात, राज्य के स्वरूप को और प्रकृति को स्पष्ट करते हुए अरिस्टोटल महोदय कहते हैं, अर्थात अरस्तू महोदय कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के पूर्व का है, यानी व्यक्ति से पहले का है। अरस्तू कहते हैं कि अस्तित्व की दृष्टि से मनुष्य पहले तथा राज्य जो है वो बाद में है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से अगर देखें हम तो राज्य पहले आया है और मनुष्य बाद में आया है। तो ये अरस्तू महोदय का स्टेटमेंट है। क्या? कि अगर अस्तित्व की दृष्टि से देखें तो अस्तित्व में तो पहले जाहिर सी बात है मनुष्य ही आया होगा और उसके बाद में राज्य आया होगा, तो ये अरस्तू भी मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं प्राकृतिक दृष्टि से अगर देखें तो राज्य पहले आया है और मनुष्य बाद में आया है, ये अरिस्टोटल का मानना है। चौथी बात, राज्य की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए अरिस्टोटल महोदय कहते हैं कि राज्य का सर्वोच्च जो होता है, मतलब राज्य का सर्वोच्च समुदाय है, मतलब राज्य एक सर्वोच्च समुदाय होता है क्योंकि जो राज्य होता है यह उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है जिन्हें परिवार और गांव पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अरस्तू कहते हैं कि जहां अन्य समुदाय की श्रेष्ठता के लिए है, मतलब जहां अन्य समुदाय किसी श्रेष्ठता के लिए होते हैं, वहीं राज्य जो होता है सर्वोच्च श्रेष्ठता की प्राप्ति करता है और व्यक्ति की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सर्वोच्च समुदाय होता है राज्य। ठीक है। ये अरिस्टोटल कहते हैं। पांचवी बात कहते हैं राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए या उसकी प्रकृति को बताते हुए कि राज्य जो है उसकी प्रकृति कैसी है? सावयवी टाइप की है। शरीर की तरह राज्य के तमाम सारे अंग हैं, ऐसा अरस्तू मानते हैं कि जिस प्रकार से शरीर में कई अंग हैं उसी प्रकार से राज्य के कई अंग होते हैं, और इसके मतलब कि इसके अभाव में, यानी खास करके इन सभी अंगों के अभाव में राज्य की अगर बात की जाए तो एक प्रकार से राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, और ख़ास करके इनका विकास नहीं हो पाएगा अगर राज्य के विभिन्न अंग नहीं रहेंगे। तो मनुष्य एक प्रकार से मतलब बात की है सावयवी टाइप का है राज्य भी, जिस प्रकार से सावयवी एकता का सिद्धांत आप लोगों ने देखा होगा हर्बर्ट स्पेंसर का, तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने बताया। तो ये होगा आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्विनास के अनुसार, थॉमस एक्विनास पूरा नाम है, तो एक्विनास बड़े अच्छे विद्वान हैं और इनके अनुसार कानून कितने प्रकार का होता है? इंपॉर्टेंट व्यक्ति है एक्विनास, और आपको पता होगा एक्विनास के बारे में मैंने आपको बताया है इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार से अन्य वीडियोस को देखते रहें। प्रश्न क्या है? एक्विनास के अनुसार कानून कितने प्रकार का होता है? तो एक्विनास की बात की जाए तो एक्विनास खास करके व्यक्ति का स्वभाव के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव राजनीतिक और सामाजिक होता है, ये एक्विनास कहते हैं। ठीक है। एक्विनास की अगर बात की जाए तो ये राज्य को कानून को 4 प्रकार से बताते हैं कि भाई कानून 4 प्रकार का होता है। कहते हैं पहला प्रकार जो कानून का है वो होता है शाश्वत कानून। शाश्वत कानून मतलब होता है कि जो एक प्रकार से बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो होते हैं आपके शाश्वत कानून। ठीक है, जो टल नहीं सकते, शाश्वत कानून। दूसरा प्राकृतिक कानून होते हैं जो कि पहले एकदम से बहुत पहले से, मतलब प्राकृतिक कानून मतलब जो प्रकृति के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, भगवान के यहाँ से जो कानून बना हुआ है ऑलरेडी, वो कानून। ठीक है। तीसरा कानून होता है मानवीय कानून, यानी मानव के द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वो कानून। ठीक है। और चौथा कानून होता है आपका दैवीय कानून, तो यानी भगवान के द्वारा, दैवीय शक्ति के द्वारा, या एक प्रकार से ऐसा कानून जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, तो वो कानून। तो एक प्रकार से 4 कानून होते हैं, एक शाश्वत कानून, एक प्राकृतिक कानून, एक मानवीय कानून और एक दैवीय कानून। ये एक्विनास ने कानून के प्रकार को बताया है। ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो ये इतना लिख देंगे आपका हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कानून के संबंध में
सिसरो के क्या विचार हैं। तो कानून के संबंध में सिसरो के क्या विचार हैं भाई। तो सिसरो के विचार कानून के संबंध में एक प्रकार से अगर बात की जाए, सिसरो की अगर बात की तो इनका जन्म हुआ था रोम में, मध्यम श्रेणी परिवार में इनका जन्म होता है 106 ईसा पूर्व में सिसरो महोदय का। निधन इनका 43 ईसा पूर्व में हो जाता है और ख़ास करके इनको अभियोग लगा करके प्राणदंड दिया गया था इनका सिसरो को। तो कहीं ना कहीं पे सिसरो की मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो बड़े फेमस विद्वान हैं सिसरो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हम चर्चा करेंगे सिसरो के बारे में और, लेकिन सिसरो के कानून के संबंध में क्या विचार है इसके बारे में जानते हैं। तो सिसरो पहली बात तो कानून के संबंध में कहता है कि कानून शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्राकृतिक कानून में विश्वास रखता है। मतलब कि जो एक प्रकार से सिसरो है ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय जो कानून होते हैं, खास करके अपरिवर्तनीय कानून, शाश्वत कानून, ऐसे कानून जो हमेशा अडिग रहते हैं, अपरिवर्तित नहीं होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी प्राकृतिक कानून होते हैं, तो उसमें विश्वास रखते हैं कानून के में सिसरो महोदय। दूसरी विचार इसके कानून के से रिलेटेड ये है सिसरो के, ये कहता है कि प्राकृतिक कानून ईश्वरीय वस्तु नहीं है। प्राकृतिक कानून क्या है, ईश्वरीय वस्तु नहीं है, ये नहीं मानता है सिसरो। तीसरी बात ये कहता है कि मतलब कि सार्वभौमिक, सार्वदेशीय एवं सर्वकालिक होते हैं कानून, ठीक है। ये सिसरो महोदय कहते हैं क्या कि सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सर्वदेशीय यानी सभी देशों में कानून होते हैं, सर्वकालिक यानी सभी समय में कानून रहे होंगे। तो ये एक प्रकार से सिसरो महोदय बताते हैं कानून के संबंध में बातें। चौथी बात सिसरो महोदय करते हैं कहते हैं कि प्राकृतिक कानून राज्य के द्वारा निर्मित कानून से श्रेष्ठ होता है। यानी जो प्राकृतिक कानून है वो राज्य द्वारा बनाए गए कानून से बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, उच्च होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कौन कहता है, सिसरो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर आप प्रश्न देखिएगा। प्रश्न, इटली का चाणक्य किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, सिसरो की बात की तो सिसरो ने कानून को दो प्रकार से कानून के बारे में बताया, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सिसरो कानून को कितने प्रकार से बताते हैं, तो सिसरो 2 प्रकार के कानून के बारे में बताते हैं, एक तो प्राकृतिक कानून और एक राज्य के द्वारा निर्मित कानून। और वो कहते हैं कि राज्य का जो द्वारा निर्मित जो कानून है वो प्राकृतिक कानूनों से पीछे है, यानी जो प्राकृतिक कानून है वो उच्च है और जो राज्य के द्वारा निर्मित कानून है वो छोटा है, यानी कि एक प्रकार से निम्न है। सिसरो के अनुसार राज्य के कितने रूप होते हैं, राज्य के 3 रूप होते हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, ये सिसरो महोदय बताते हैं, ठीक है। प्रश्न आपसे क्या है भाई कि इटली का चाणक्य किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिए। किसको, इटली का चाणक्य मैकियावेली को कहा जाता है, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी मैकियावेली की बड़ी फेमस रचना है द प्रिंस, बहुत ही फेमस रचना है। मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है। क्या भाई, मैकियावेली को ही आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है, आधुनिक युग का शिशु, ठीक है। आधुनिक युग का मतलब आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है। फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। पुनर्जागरण काल में खास करके इनका आविर्भाव हुआ, ठीक है, किसका, मैकियावेली का, ओके, बात ध्यान रखिए। आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है। द प्रिंस इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और मैकियावेली जब था इटली में, एक प्रकार से इटली का चाणक्य इसको इसलिए कहा था क्योंकि जब इटली में ये इसका प्रादुर्भाव हुआ तो इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। उन सभी को एक प्रकार से इकट्ठा करने का प्रयास, और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा इटली को संगठित करके शक्तिशाली बनाना चाहता था ये मैकियावेली, और इसलिए इटली के एकीकरण का घोर पक्षपाती व्यक्ति था ये मैकियावेली। और ख़ास करके मैकियावेली पुनर्जागरण युग की एक प्रकार से उसी में प्रादुर्भाव हुआ इसका, और वहीं से आप देखते हैं फेमस। तो कहीं ना कहीं मैकियावेली को ही इटली का चाणक्य कहा जाता है, जो जिस दृष्टि से हम लोग चाणक्य जी को देखते हैं उसी दृष्टि से इटली के लोग मैकियावेली को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार बताइए। संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो संत ऑगस्टाइन की बात की जाए तो इनके राजनीतिक विचार की, तो पहला इन्होंने कई प्रकार के विचार दिए हैं ऑगस्टाइन महोदय ने। जैसे इन्होंने आप लिखेंगे संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार निम्न है। पहला, राज्य संबंधी विचार, यानी कि राज्य के बारे में बताया। दूसरा, हेडिंग डाल करके दासता संबंधी विचार, यानी इन्होंने दास कौन होता है, दास के बारे में बताया कि भाई दास कौन होता था, और दासता के बारे में पूरी विचारधारा दी है। तो ये तीसरा, संपत्ति संबंधी विचार भी दिया है इसने, संपत्ति के संदर्भ में अपने मत को दिया है संत ऑगस्टाइन ने। इसके अलावा इन्होंने खास करके जो चौथी बात बताई है राजनीतिक विचारों में, वो मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर चर्चा करी है। तो एक प्रकार से 4 टाइप के विचार संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचारों में शामिल होते हैं।
पहला राज्य संबंधी विचार, दूसरा दासता संबंधी विचार, तीसरा संपत्ति संबंधी विचार, चौथा मानव स्वभाव संबंधी विचार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर देखिएगा। 50 शब्दों में लिखना, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बोंदा के अनुसार संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो जीन बोंदा की बात की तो संप्रभुता का सिद्धांत इनका बड़ा फेमस सिद्धांत है। जीन बोंदा का जन्म हुआ था फ्रांस में, और फ्रांस के ये विद्वान हैं, एंजर्स नगर में जन्म होता है फ्रांस के जीन बोंदा का। और ख़ास करके नागरिकता के संबंध में भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने, बोंदा महोदय ने। 1530 में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो खास करके बोंदा के अनुसार अगर संप्रभुता की बात की जाए तो ये कहते हैं संप्रभुता की परिभाषा को देते हुए, सॉवरेनिटी बोलते हैं संप्रभुता को अंग्रेजी में। तो ये कहते हैं संप्रभुता की परिभाषा को देते हुए जीन बोंदा कि नागरिकों और प्रजाजन पर, यानी नागरिक जो हैं वो और जो प्रजाजन हैं उन पर, नागरिकों और प्रजाजन पर ऐसी सर्वोच्च शक्ति होता है संप्रभुता, जिसे विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता है। तो मर्यादित नहीं किया जा सकते किसके द्वारा? कानून के द्वारा। तो नागरिकों पर और प्रजाजनों पर ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती है जिसे विधि के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, मर्यादित नहीं किया जा सकता। तो ये एक प्रकार से बोंदा के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोंदा की प्रसिद्धि में खास करके बात किया है तो इनका जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है या संप्रभुता का सिद्धांत वो बड़ा फेमस सिद्धांत है, और इसी वजह से जीन बोंदा का नाम राजनीतिक विचारकों में अग्रणी रहा है और माना जाता है। खास करके इन्होंने फ्रांस में राजनीतिक चिंतन में खास करके इनके दो वर्ग थे। एक था इनका वर्ग मोनार्को मैक्स और दूसरा था पॉलिटिक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये पार्लियामेंट का सदस्य भी रहा है, मतलब स्टेटस जर्नल पार्लियामेंट का सदस्य रहा जीन बोंदा फ्रांस में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसने खास करके टोल्यूज़ विश्वविद्यालय से शिक्षा भी प्राप्त करी थी जीन बोंदा ने। तो अच्छा विद्वान माना जाता है जीन बोंदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सिसरो का जन्म कब हुआ था एवं उसकी 3 मुख्य रचनाओं को भी लिखिए। तो सिसरो का जन्म कब हुआ था भाई? सिसरो का जन्म कब हुआ था फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सिसरो का जन्म हुआ था आपका, मैंने आपको बताया था 106 ईसा पूर्व में हुआ था। रोम के मध्यम श्रेणी परिवार में हुआ था। मृत्यु हुई थी 43 ईसा पूर्व में। ठीक है, प्राणदंड देकर के इनकी मृत्यु हो गई थी सिसरो की। प्रश्न आपसे पूछ रहा है सिसरो की 3 रचनाओं के नाम जो कि मुख्य हैं, और 3 रचना इनकी बड़ी फेमस है सिसरो की। पहली रचना है डी रिपब्लिक। कौन सी भी रिपब्लिक है? डी रिपब्लिक। ठीक है, डी रिपब्लिक। तो डी रिपब्लिक रचना डी है यहाँ पर, द रिपब्लिक नहीं, डी रिपब्लिक। द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है भाई? आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने आपको बताया द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? सभी को पता होगा, बिल्कुल प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक। और पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है अरिस्टोटल यानी अरस्तु। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लेटो का गुरु सुकरात था, मतलब सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। ये बात ध्यान रखिएगा। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था एथेंस नगर में। ओके, तो उसने लिखी थी एक प्रकार से कौन सी रचना है भाई वो? उस रचना का नाम है द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक या दी रिपब्लिक जो रचना है वो किसकी है? वो प्लेटो की है। लेकिन बात की है डी रिपब्लिक की। डी रिपब्लिक ऐसे लिखा जाएगा आपका। ठीक है, डी रिपब्लिक। तो डी रिपब्लिक की अगर बात की जाए तो डी रिपब्लिक जो रचना है इसके लेखक हैं सिसरो। दूसरी रचना इनकी लिख लीजिएगा डी रिगिबस। ठीक है, तो डी रिगिबस ये दूसरी रचना है। कौन सी भाई? डी लिगिबस। डी लिगिबस भी रचना है। और तीसरी रचना जो उनकी बड़ी फेमस है सिसरो की, वो है डी ऑफिसिस। ठीक है, कौन सी रचना है भाई? डी ऑफिसिस। डी ऑफिसिस। ये 3 रचनाएं कौन कौन सी? डी रिपब्लिक, डी लिगिबस और डी ऑफिसिस। ये 3 रचनाएं हैं, ये किसकी हैं? सिसरो की। 9वां क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रास के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रास के बारे में आपसे पूछ रहा है कि रास के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से, आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता भी रहता है। तो राल्स के न्याय सिद्धांत की अगर बात की जाए तो राल्स महोदय ने न्याय सिद्धांत की कई सारी विशेषताएं बताई हैं। तो उसी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहली विशेषता आप लिखिएगा।
पहली विशेषता है कि राज्य के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, जैसे कि सत्य चिंतन का प्रथम सद्गुण होता है, ठीक उसी प्रकार से। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो पहली बात क्या कि राज्य के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण होता है और जैसे सत्य चिंतन का प्रथम सद्गुण होता है। दूसरी विशेषता राल्स महोदय ने बताई न्याय सिद्धांत की कि उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए राल्स ने विकल्प के रूप में न्याय उचितता के रूप में सिद्धांत दिया है। ये भी एक प्रकार से न्याय सिद्धांत है। तीसरी विशेषता है कि न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए राल्स ने दो सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला सिद्धांत तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अत्यंत विस्तृत मूल स्वतंत्रता का समान अधिकार हो जो दूसरों की ऐसी स्वतंत्रता के अनुरूप हो। दूसरी बात, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं इस प्रकार से व्यवस्थित की जाएं कि ये दोनों प्रत्येक के लिए प्रत्येक के लाभ के लिए यथोचित अपेक्षित हो एवं सबके लिए खुले पद और पदानुसंग में संलग्न हो। तो ये एक प्रकार से राल्स महोदय के न्याय सिद्धांत के बारे में कुछ बातें हैं। और चौथी विशेषता आप लिख सकते हो कि न्याय का सिद्धांत या न्याय का समान सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए राल्स महोदय कहते हैं कि सभी सामाजिक मूल्य स्वतंत्रता एवं अवसर, आय एवं धन, स्वाभिमान के आधार पर समान रूप से तब तक वितरित होता है जब तक किसी एक मूल्य या सभी मूल्यों का असमान वितरण प्रत्येक के लाभ के लिए ना हो। ठीक है। इसके अलावा राल्स आगे कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को, क्या कहा उन्होंने, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए जिससे सबसे कम लाभान्वित व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिले एवं अवसरों की उचित समानता की स्थिति में सबके लिए खुले एवं पद और पदानुसंग से संबंधित हो। तो ये कई प्रकार की विशेषताओं को बताया। छठी विशेषता आप लिखिएगा, न्याय के लिए आवश्यक मूल संरचना की संस्थाओं को वह संवैधानिक प्रजातंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का नाम देता है। ठीक है। किसने? न्याय के लिए आवश्यक मूल संरचना की संस्थाओं को संवैधानिक प्रजातंत्र कहा, राल्स महोदय ने न्याय के सिद्धांत को देते हुए। तो ये है न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। 10वां प्रश्न आप देखिएगा, महिलाओं के संदर्भ में सिमोन के क्या विचार हैं। तो सिमोन की अगर बात की जाए तो ये भी एक प्रकार से महिला लेखक रही हैं और सिमोन द बोवार इनका पूरा नाम है। फ्रांसीसी लेखक हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, लेखिका हैं फ्रांसीसी। और जन्म हुआ था इनका 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी 1908 की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल को 1986 में, 1986 में। 1908 में जन्म हुआ, 1986 में मृत्यु हो गई, ये बात ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके एक फ्रांसीसी लेखिका और दार्शनिक हैं। स्त्री उपेक्षिता इनकी एक रचना है, फ्रांसीसी में लिखी गई है। ठीक है, मतलब कि द ड्यूइज्म सेक्स, यानी एक प्रकार से इनकी एक रचना है, बड़ी फेमस रचना है, द सेकंड सेक्स, उसी को बोलते हैं। तो ये बड़ी फेमस रचना है द सेकंड सेक्स। 1947 में एक प्रकार से इस ग्रंथ पर काम शुरू किया। और उसमें औरत की नियत क्या है, वह गुलाम क्यों है, उसके पैरों में बेड़ियाँ क्यों हैं, और किसने ये बेड़ियाँ जो है कुलाचे मारने हिरणी के पैरों में पहनाई है। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न उठाती है उस पुस्तक में ये। ठीक है, द सेकंड सेक्स पुस्तक में। और ख़ास करके अगर बात की जाए महिलाओं के संदर्भ में इसने, तो महिलाओं के संदर्भ में सिमोन एक प्रकार से कहती है कि लड़कियों के लिए बने कैथोलिक विद्यालय में उनकी आरंभिक शिक्षा हुई है। और उनका कहना था कि स्त्री पैदा नहीं होती है, उसे बनाया जाता है। सिमोन का मानना था कि स्त्रियोचित गुण दरअसल समाज व परिवार के द्वारा लड़की में भरे जाते हैं, क्योंकि वह वैसे ही जन्म लेती है जैसे कि एक पुरुष लेता है। और ख़ास करके उसमें वे सभी क्षमताएं होती हैं, सभी इच्छाएं होती हैं जो एक पुरुष में होती हैं, सभी गुण होते हैं जो एक पुरुष में होते हैं वो एक स्त्री में होते हैं। तो इस प्रकार से ये बताती है महिलाओं के संदर्भ में सिमोन द बोवार का ही विचार था। ठीक है, और एक प्रकार से ये महिलाओं के उत्थान के बारे में बात करती है सिमोन द बोवार, और ख़ास करके बहुत फेमस राइटर रही हैं ये। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे और पूछा सकता है मैरी वालस्टनक्राफ्ट के बारे में, तो वो भी एक प्रकार से नारी से रिलेटेड रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा, कोई 5 प्रश्न आपको करने हैं खंडवा से। 200 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना है। 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से केवल 3 प्रश्न आपको करने होते हैं, मतलब 5 प्रश्न करने होते हैं, 3 प्रश्नों को आपको छोड़ देना होता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। कार्ल मार्क्स की बात की तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इनका बड़ा फेमस है और परीक्षा में आता भी है। इनकी एक रचना है
आप सभी को पता होगा बड़ी फेमस रचना है कार्ल मार्क्स की। कौन सी रचना है भाई? दास कैपिटल इनकी बड़ी फेमस रचना है कार्ल मार्क्स की। और इसी रचना में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण की विवेचना करते हुए कार्ल मार्क्स ने मूल्य और अतिरिक्त मूल्य के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसमें उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूंजीपति श्रमिकों के श्रम से अतिरिक्त मूल्य पैदा करके किस प्रकार से उनका शोषण करता है। उन्होंने यह भी बताया मार्क्स महोदय ने कि पूंजीपति श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं देता और इस प्रकार उनका शोषण करके वह अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। और अपने इस सिद्धांत के प्रतिपादन में वह स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे डेविड रिकार्डो, उनसे प्रभावित थे। परंतु दोनों के विचारों में अंतर यह है कि उनसे मूल्य का श्रम सिद्धांत ग्रहण कर उन्होंने उसे मौलिक और समाजवादी स्वरूप प्रदान किया, जबकि रिकार्डो श्रम मूल्य की बात करते हैं, जबकि मार्क्स उसे श्रम शक्ति कहते हैं। यद्यपि अगर मार्क्स की बात की है, कार्ल मार्क्स की, तो मार्क्स महोदय ने मौलिक होने का प्रयास किया, यानी और बेबर के अनुसार अगर देखें अतिरिक्त मूल्य के बारे में, तो मैक्स बेबर कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त मूल्य के अंतर्गत या अतिरिक्त मूल्य के कारण ही पूंजीपति और श्रमिक में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तो ये एक प्रकार से अतिरिक्त मूल्य के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त मूल्य का मतलब ये कि भाई 10 रुपये का एक प्रकार से आप लोग भर्ती लगाते हैं और उनमें से अगर 25 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, और तो इसमें क्या होता है, अतिरिक्त मूल्य होता है कमाना। और जो जनता उसमें मेहनत कर रही होती है उसको कम पैसा मिलता है, उसको उतनी दिहाड़ी मिलती है, कम पैसा मिलता है और लाभ ज़्यादा होता है इन लोगों का, इसीलिए लगातार आगे बढ़ते। तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, टी.एच. ग्रीन ने कथन कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक कथन है, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, टी.एच. ग्रीन ने कथन कहा था। या इसको और दूसरे तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे भी पूछ सकता था कि शक्ति नहीं प्रयुक्त संकल्प राजा का आधार है, ये भी टी.एच. ग्रीन का ही कथन है। तो टी.एच. ग्रीन महोदय ने एक प्रकार से राज्य का आधार शक्ति को नहीं माना है, इच्छा को माना है। टी.एच. ग्रीन का मानना है कि राज्य का वास्तविक आधार जो होता है, वास्तविक आधार शक्ति ना होकर के इच्छा होती है। और ये कहते हैं कि अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का प्रादुर्भाव होता है। साधारणतः व्यक्ति अपने अधिकारों के समान ही दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का भी आदर करता है, परंतु क्या होता है, कभी कभी क्रोध, घृणा और स्वार्थ के वशीभूत होकर के जो मनुष्य होता है वह दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा भी करने लगता है। और किंतु सबकी यह सार्वजनिक इच्छा होती है कि सभी परिस्थितियों में सभी के अधिकारों की रक्षा करने वाली कोई संस्था होनी चाहिए और इसी समान इच्छा के फलस्वरूप राज्य की सृष्टि होती है। और आगे कहते हैं टी.एच. ग्रीन की, कभी कभी राज्य हमारे विरुद्ध बल का प्रयोग करता है पर वह हमारी सबकी इच्छा से वैसे हम लोगों की इच्छा से वैसा ही करता है, क्योंकि इस कार्य के लिए हमने उसकी स्थापना की है। जब मनुष्य किसी की संपत्ति चुराता है तो वह अपनी आदर्श नैतिक इच्छा तथा समाज की सामान्य इच्छा के प्रतिकूल काम करने लगता है। जब कोई व्यक्ति खास करके कोई संपत्ति चुराता है, कोई भी एक प्रकार से गलत काम करता है, तो उसमें क्या होता है, आदर्श नैतिक इच्छा और समाज की समान इच्छा प्रतिकूल कार्य करने लगती है उसके, ठीक है। तो राज्य के आधार में शक्ति नहीं वरन इच्छा काम करती है। समाज और व्यक्ति की इच्छा यह होती है कि चोरी के कार्य का विरोध किया जाए। जब राज्य, पुलिस और न्यायालय के द्वारा असामाजिक कार्य को रोका जाता है तो वे शक्ति का नहीं अपितु समाज की इच्छा तथा उस व्यक्ति की आदर्श नैतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। चोर को प्राप्त होने वाला दंड वस्तुतः उसकी इच्छा का ही परिणाम होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। प्रश्न है, जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को बताइए। बढ़िया प्रश्न है। जे.एस. मिल स्वतंत्रता संबंधी विचारों में माहिर व्यक्ति हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जे.एस. मिल की बात किया तो जे.एस. मिल स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में एक प्रकार से कई प्रकार की बातें बताते हैं। तो जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की अगर बात की जाए तो मिल खास करके स्वतंत्रता से अभिप्राय के बारे में बताते हुए कहते हैं मिल महोदय कि
स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता होती है और उसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि उसका प्रभाव जो है खास करके केवल उस पर पड़ता है, मतलब केवल उस पर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। जबकि सेबाइन महोदय कहते हैं जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों में कि मिल विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करता है और वह कहता है कि नैतिक गुणों को चेतन प्राणी से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन मिल की स्वतंत्रता की यह शर्त है कि इसका उपयोग करते समय अन्य लोगों पर प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव ना पड़े और इस प्रकार मिल व्यक्ति को सामाजिक प्राणी होने के नाते उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं देता जिनका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर प्रतिकूल पड़ता है। सामाजिक प्रतिबंध उसकी स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त है। तो जेएस मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार है जो कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका आ चुका है, 1 मिनट। प्रश्न है लास्की के संपत्ति संबंधी विचार लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लास्की के स्वतंत्र एक प्रकार से संपत्ति से रिलेटेड उसने क्या विचार दिए लास्की महोदय ने, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो लास्की की अगर बात की जाए तो लास्की ने संपत्ति से रिलेटेड एक प्रकार से उसके संबंध में कई विचार दिए हैं। पहला विचार संपत्ति से रिलेटेड लास्की कहता है कि निजी संपत्ति का आंशिक समर्थन करता है। ठीक है, यानी निजी संपत्ति का विरोधी होने के बावजूद भी लास्की जो है निजी संपत्ति का सर्वदा उन्मूलन नहीं करता कि हमेशा विरोध ही करता है, कभी कभी एक प्रकार से उसका समर्थन भी करता है। आंशिक समर्थन करता है और आंशिक विरोध करता है निजी संपत्ति का, पर्सनल संपत्ति का लास्की। ठीक है, और लास्की के विचारों में मनुष्य उस सीमा तक संपत्ति का स्वामी बन सकता है जहां तक यह स्वामित्व उसे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने के योग्य बनाता है, क्योंकि इनके संतुष्ट ना होने पर उसका विकास नहीं होगा। ठीक है, यानी ये पर्सनल पैसा कमाने को एक प्रकार से हमेशा समर्थन नहीं करते हैं, कभी विरोध भी करते हैं, कभी समर्थन भी करते हैं। ठीक है, यानी उतना ज़्यादा पैसा भी ना कमाएं और लेकिन इतना कमाएं कि आपकी प्रतिष्ठा ठीक ठाक रहे। ये लास्की महोदय का मत है। लास्की का मत है कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक आदि की सेवाएं समाज के लिए उपयोगी होती हैं और इनसे अर्जित संपत्ति जो है वो उचित संपत्ति मानी जाती है। कोई डॉक्टर जो रुपया कमाता है, इंजीनियर कमाता है, कोई टीचर यानी शिक्षक कमाता है, कोई वैज्ञानिक जो पैसा कमाता है, वो समाज के लिए उपयोगी होते हैं। चूँकि ये सभी लोग, तो ये लोग जो अपनी संपत्ति को कमाते हैं, पैसा रुपया कमाते हैं, वो सब ठीक बात है। ठीक है, ये लास्की महोदय कहते हैं, क्योंकि वह श्रम से कमाई गई है और समाज के लिए लाभकारी भी है, इसीलिए वह इम्पॉर्टेंट है। लास्की महोदय आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उस सीमा तक संपत्ति रख सकता है जहां तक या उसकी अंतः प्रेरणा को उत्तम संतुष्टि के योग्य बनाती है और समाज के लिए संकट का कारण नहीं बनती है। तो एक प्रकार से ये स्वतंत्रता मतलब संपत्ति से रिलेटेड विचार हैं लास्की के। दूसरी बात, लास्की महोदय ये भी संपत्ति संबंधी उदारवादी विचारों की आलोचना भी करते हैं। लास्की ने संपत्ति संबंधी उदारवादी विचारधारा का विरोध किया और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति की व्यवस्था से क्या होता है कि मनुष्य पतोन्मुख और शोषक बन जाता है। जब व्यक्ति ज़्यादा कमाने लगता है पर्सनल रुपया, तो उससे क्या होता है, वो शोषक बन जाता है, अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। कहा भी गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक है, तो खास करके मनुष्य को उदासीन, आलसी, व्यभिचारी तथा शोषक बना देती है। पैसा अगर आपके पास आ गया तो आप आलसी बिल्कुल हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और दूसरों को दास समझेंगे, उनसे घृणा की दृष्टि से दूसरों को देखेंगे। तो ये एक प्रकार से संपत्ति से रिलेटेड विचार रहे हैं। इसके अलावा निजी संपत्ति से समाज में ईर्ष्या, द्वेष, कला, तमाम प्रकार के दुर्गुण फैलते हैं। तो इसके लिए खास और गरीबों की संख्या अधिक होने के कारण से समाज में अशांति पैदा होती रहती है। तो लास्की का एक प्रकार संपत्ति से रिलेटेड जो विचार ये उसने दिया, ये कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा, यानी कि कौन सा संपत्ति संबंधी उदारवादी विचार जो थे उनकी कटु आलोचना करी इसने। तीसरी बात, संपत्ति के बारे में लास्की कहता है मतलब अनअर्जित संपत्ति का अंत किया जाए। यानी लास्की अनअर्जित संपत्ति का घोर विरोधी था, यानी ऐसी संपत्ति जो बिना कमाई आ गई, फुकट मतलब कि मुफ्त की, फोकट की। तो खास करके लास्की अनर्जित संपत्ति का घोर विरोधी है
और पैतृक संपत्ति की भांति अनार्जित संपत्ति भी मनुष्य को आलसी और उद्देश्यहीन बना देती है। और उसके विचार में केवल वही वस्तुएं वही वस्तुएं निजी संपत्ति के रूप में रखी जा सकती हैं जो अत्यंत निकट की तथा व्यक्तिगत होते हैं और जिनका महत्व भावना प्रधान होता है। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ओके। वही चौथी बात लास्की ने संपत्ति से रिलेटेड बताई कि संपत्ति के पैतृक सिद्धांत की आलोचना भी करी। यानी लास्की के अनुसार जिन लोगों को बिना परिश्रम के संपत्ति मिल जाती है वे समाज पर बोझ होते हैं। ठीक है। लास्की आगे भी कहते हैं कि जिन्हें पैतृक संपत्ति मिल जाती है वे लोग आमतौर पर आलसी और व्यभिचारी अपव्यय जरूर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका लास्की से संबंधित कुछ संपत्ति से रिलेटेड विचार। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कांट के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कांट के स्वतंत्रता संबंधी विचार के बारे में पूछा जा रहा है। तो इमैनुअल कांट के कांट की बात की जाए तो कांट के व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी विचार महत्वपूर्ण है और कांट के स्वतंत्रता संबंधी विचार रूसो के समान इच्छा सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत है। और रूसो के समान कांट की मानव स्वभाव की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, मतलब रूसो। और रूसो का विचार है कि व्यक्ति में नैतिकता की भावना जन्म से ही विद्यमान रहती है और इसी भावना के कारण से व्यक्ति जो होता है वो अपने कर्तव्यों का पालन स्वाभाविक रूप से करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कांट महोदय आगे भी कहते हैं कि इस कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर के, मोटिवेट होकर के किसी कार्य को करना चाहिए। ठीक है, ऐसा बताते हैं ये। आगे बढ़ा जाए तो ये एक प्रकार से कांट महोदय ने जो स्वतंत्रता से संबंधित विचार दिए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसको लेकर के कहते हैं कांट महोदय कि इस कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर के किसी कार्य को करना स्वतंत्रता कहलाती है। बारकर महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि कांट ने स्वतंत्रता की व्याख्या उस कार्य को करने के अधिकार के रूप में की है जिसे व्यक्ति अपनी स्व आरोपित अनिवार्य कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर के करने की इच्छा करता है। तो ये कांट के संबंधित स्वतंत्रता से रिलेटेड विचार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6ठा नंबर प्रश्न है रूसो के समान इच्छा सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। किसके बारे में पूछा गया? रूसो के समान इच्छा सिद्धांत की विवेचना के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। विवेचना करें किसके बारे में? रूसो का जो समान इच्छा का सिद्धांत है, ये बड़ा फेमस सिद्धांत है, एग्जाम में प्रश्न आता है रूसो के समान इच्छा सिद्धांत को लेकर के। तो समान इच्छा के सिद्धांत की बात की है तो रूसो महोदय सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत जिस समान इच्छा की परिकल्पना करते हैं वह राजनीति शास्त्र को उनकी मौलिक और महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। और यद्यपि उसकी उनकी परिकल्पना स्पष्ट नहीं है और तथापि यह बात इनकार नहीं की जा सकती है कि उनमें लोक संप्रभुता का बीज निहित है। तो रूसो की कानून इच्छा व्यवस्था जो समान इच्छा संबंधी अवधारणा जो है वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ना तो एक मत है और ना बहुमत है, ना ही सर्वमत है, और यह इन तीनों से ऊपर है। समान इच्छा यह समान कल्याण से संबंधित होती है और बहुत व्यक्तियों की सर्वश्रेष्ठ तथा स्वार्थ रहित इच्छा होती है। यह शुद्ध तथा विवेक पर आधारित शिक्षा होती है, इच्छा होती है। समान इच्छा की मैं बात करूं तो शुद्ध और विवेक पर आधारित होती है और यह एक ऐसी इच्छा होती है जो खास करके व्यक्तिगत संस्थाओं या व्यक्तिगत स्वार्थों को समाप्त करके समान कल्याण की भावना को जन्म देती है और यह समाज के खास करके समाज के समान हितों की पूर्ति करती है और इसमें किसी भी व्यक्ति के शुद्ध हित की उपेक्षा नहीं होती है। ठीक है। और समान इच्छा की विवेचना करते हुए रूसो ने यथार्थ इच्छा यानी कि एक्चुअल विल और आदर्श इच्छा में अंतर किया और कहा कि आदर्श इच्छा जो होती है, आदर्श इच्छा को ही उन्होंने समान इच्छा की संज्ञा प्रदान करी है खास करके रूसो महोदय ने। और व्यक्तिगत हित अथवा स्वार्थ पर केंद्रित इच्छा को उन्होंने यथार्थ इच्छा कहा है। आदर्श इच्छा समाहित सामाजिक हित तथा
मतलब अथवा समाज कल्याण या समान कल्याण से संबंधित होती है और इसमें किसी भी व्यक्ति के स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता है समान इच्छा में। ठीक है, ये बात, कोई स्वार्थ का स्थान नहीं होता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न है, लाक के मानव स्वभाव संबंधी विचार की समीक्षा कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। लाक के बारे में, तो लाक की बात की जॉन लाक, तो जॉन लाक जो है ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, मतलब प्रणेता माने जाते हैं लाक महोदय। और लाक महोदय खास करके मानव स्वभाव संबंधी विचार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मानव का स्वभाव कैसा था। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि लाक ने मनुष्य को अच्छा, शांतिप्रिय, सामाजिक और स्वशासन की क्षमता से परिपूर्ण माना है प्रारंभिक अवस्था में। तो ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा था कि भाई लाक की प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताएं। ठीक है, या और भी 2-3 ऐसी हैं जिनके तो मैं बात कर रहा था आपको लाक के बारे में। तो लाक ने मानव स्वभाव संबंधी जो विचार दिए हैं उनकी समीक्षा मैं कर रहा था। थोड़ा सा जो है कुछ अलग ट्रैक हो गया, थोड़ा क्या हो गया कि थोड़ा समझ में नहीं, मतलब कि माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। मैं कह रहा था कि मानव स्वभाव कैसा हो इसके बारे में लाक महोदय ये कहते हैं कि पहले का जो मानव हुआ करता था, ये चाहे स्त्री पुरुष की बात की चाहे पुरुष पुरुष की बात किया है, आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे, शांति प्रिय थे, अच्छे थे, सामाजिक थे, स्वशासन की क्षमता से परिपूर्ण थे। ठीक है, ये उन्होंने बताया, किसने? लाक ने। जबकि आप देखिएगा हॉब्स के समान मानव स्वभाव के संबंध में दोषदर्शी और दृष्टिकोण नहीं अपनाया इसने, कि एक प्रकार से जो जान मतलब कि अगर हॉब्स की बात की है, थॉमस हॉब्स की, तो थॉमस हॉब्स प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उस प्राकृतिक अवस्था का जो मानव था, यानी प्राकृतिक अवस्था का मतलब ये होता है कि जब राज्य की उत्पत्ति नहीं होती है उससे पहले, यानी जब राज्य नहीं बना था उससे पहले की स्थिति प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। तो जो हॉब्स महोदय सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पहले जो मनुष्य था वो बहुत झगड़ा लड़ाई करता था, खूब लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, एक दूसरे को मारते काटते थे। तो इसी को लेकर के उनके मन में विचार आया कि भाई सभी लोग एकत्रित होकर के और फिर राज्य की कल्पना करते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अन्य लोगों के पास जाते हैं कि और राज्य के बारे में डिमांड करते हैं। तो एक प्रकार से ये हॉब्स महोदय कहते हैं, यानी हॉब्स का जो प्राकृतिक मानव है या हॉब्स के मानव स्वभाव की बात की जाए तो हॉब्स का मानव स्वभाव झगड़ालू है, लड़ाकू है, वो एक प्रकार से मारने काटने वाला है। ठीक है, जबकि अगर लाक की बात की है तो लाक का जो मानव स्वभाव है या लाक की जो मानव प्राकृतिक अवस्था का जो मानव है वह बात की जाए, वह शांति प्रिय है, वह सामाजिक है, वह अच्छा है, वह स्वशासन की क्षमता से परिपूर्ण है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, लाक महोदय के इस विश्वास के लिए उत्तरदायी अनेक कारण थे। चूँकि विश्वास प्रकट किया इसने, लाक ने, कि मनुष्य स्वभाव से ही अच्छे होते हैं और इसी विश्वास के लिए उत्तरदायी कई कारण है। और वह एक प्रेम जीव था। मनुष्य के बारे में कहता है लाक कि मनुष्य जो था वह एक प्रेम जीव था, उसने मित्र रूप में अंग्रेज जाति की सहानुभूति प्राप्त की थी। किसने? जॉन लाक ने भी। और सेप्ट सबरी की कृपा से उसके जीवन का निर्माण हुआ था और उसमें स्नेह, प्रेम, दया, सहानुभूति आदि सद्गुणों का होना स्वाभाविक था, जो कि एक प्रकार से लाक बात भी करता है इस बारे में। और ख़ास करके आप देखिएगा जॉन लाक की अगर बात की है तो लाक ने मानव स्वभाव के अच्छे गुणों को प्रकाशित किया है। लाक की मौलिक धारणा मानव स्वभाव के सद्गुणों में विश्वास करती है। 1688 ईस्वी की बात है, 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी उसके समय लाक ने यह अनुभव किया था कि जनता अपनी अधिकार संबंधी मांगों की पूर्ति के लिए तथा राज्य कार्यों में कुशलता लाने के लिए बिना रक्तपात के, बिना एक बूंद खून बहाए शासक को हटा करके दूसरे शासक को सिंहासन पर बैठा सकती है या ऐसा करने में सक्षम हो सकती है, ऐसा मानना था किसका? लाक का। और उसका मानसिक झुकाव मानव स्वभाव के दशाओं, अच्छाइयों की ओर दृढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें एक प्रकार से लाक के मानव स्वभाव के बारे में आप लिख सकते हो। तीसरी बात ये कहता है कि भाई उसने यानी लाक ने मनुष्य को बुद्धिमान और विचारशील मानते हुए कहा कि भाई मनुष्य जो होता सहयोगी और सामाजिक होता है। और यूरोप में धर्म और राजनीति के क्षेत्र में जो कट्टरता चली आ रही थी उसके स्थान पर सहिष्णुता की भावना पनप चुकी थी और इस नवीन बौद्धिक जागरण का लाक पर गहरा प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा, ये बात ध्यान रखिएगा। और चौथी बात लाक ये कहता है, लाक एक प्रकार से कि मानव स्वभाव के बारे में बात की जाए
तो लाक कहता है, जॉन लाक ने अपने व्यक्तिगत संपर्कों जैसे कि जनमानस की मांगों और भावनाओं तथा यूरोप के नवीन बौद्धिक जागरण से शिक्षा ग्रहण करके हाब्स से विचार भिन्न प्रस्तुत एक प्रकार से प्रकट किए थे, मतलब करते हैं और प्रकट किया। और उसने खास करके हाब्स की तरह मनुष्य को दुर्गुणों का आगार न कह करके मनुष्य के मानवोचित गुणों को स्वीकार किया है। जोन्स महोदय कहते हैं कि यह मानने की बजाय कि मनुष्य निरा पशु है, लाक यह मानता है कि मनुष्य एक नैतिक और सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो जैसा अरस्तु ने कहा था वैसा सेम इसने भी कहा है। तो कुल मिलाकर के लाक के मानव स्वभाव संबंधी विचार इस प्रकार से आप समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर आप प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, मैकियावेली आधुनिक काल का प्रथम यथार्थवादी था। मैकियावेली के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई ये मैकियावेली जो था ये प्रथम यथार्थवादी विचारक भी है, आधुनिक युग का शिशु भी है। ठीक है, इटली का चाणक्य भी इसी को कहा जाता है। तो एक प्रकार से मैकियावेली आधुनिक काल का खास करके प्रथम यथार्थवादी व्यक्ति है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आ भी सकता है आपके, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से पढ़ते रहें। चलिए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है आपका, आधुनिक राज्य के बारे में आपसे पूछ रहा है, मैकियावेली के बारे में प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि मैकियावेली आधुनिक काल का प्रथम यथार्थवादी है, सिद्ध करें। तो मैकियावेली की बात की जाए तो मैकियावेली चिंतन और अध्ययन दोनों पद्धतियों के क्षेत्र में अपने को मध्ययुगीन परंपरा से पूर्णतः अलग करते हैं और विचारधारा पुनर्जागरण काल की विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, और राजनीतिकरण जो है उसके क्षेत्र में उनके योगदान किस प्रकार से उसको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो मैकियावेली की अगर बात किया तो सबसे पहली बात मतलब राष्ट्रीय राज्य की विचारधारा के सर्वप्रथम प्रतिपादक मैकियावेली ही माने जाते हैं। किसके भाई, राष्ट्रीय राज्य की विचारधारा के सर्वांगीण प्रतिपादक मैकियावेली जी हैं, वही माने जाते हैं। और डम्पल महोदय कहते हैं इनके संदर्भ में कि मैकियावेली प्रथम विचारक थे जिन्होंने राष्ट्रीय राज्य की विशेषता और उनका विश्लेषण किया। तो ये एक प्रकार से क्या है, मैकियावेली आधुनिक राज्य का क्या है, प्रथम यथार्थवादी है, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कहता है मैकियावेली की मैकियावेली पहले विचारक था और बाद में खास करके इसने स्पष्ट रूप से राजनीति को धर्म और नैतिकता से मुक्त करवाया। किसने, मैकियावेली ने। तीसरी बात मैकियावेली के संदर्भ में कही जा सकती है कि वह ऐसे राजनीतिक चिंतन थे जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य की सर्वोपरि सत्ता पर बल दिया। राज्य की सर्वोच्चता संबंधी उनकी विचारधारा में संप्रभुता की झलक मिलती है आधुनिक कि मैकियावेली के बारे में। और सेबाइल महोदय कहते हैं इस संदर्भ में कि राज्य मैकियावेली के समय में से ही संप्रभुता हो गया था तथा संप्रभुता के सिद्धांत के बाद भी प्रतिपादन हुआ। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसके संदर्भ में आप सिद्ध कर सकते हैं। तमाम प्रकार के कोटेशन मैंने दे दिया है। चौथा विचार आप लिख सकते हो कि भाई यथार्थवादी चिंतक होने के कारण से जो मैकियावेली है वह राजनीति में शक्तिवाद के पोषक थे। ओके, पांचवी बात, मैकियावेली ने व्यक्तिवाद का एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन नहीं किया और तथापि व्यापार और वाणिज्य के विकास तथा राज्य द्वारा धन के अपहरण न करने के उनके विचार थे। और उस विचार से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह वह व्यक्तिवाद के संदेशवाहक थे मैकियावेली। और उन्होंने उन्होंने कहा कि राजा को अपने को व्यापार और वाणिज्य से दूर रखना चाहिए। तो एक प्रकार से ये कहा है बिल्कुल मैकियावेली ने, और मैकियावेली एक प्रकार से उस पर अडिग भी है। मैकियावेली मध्ययुगीन पारलौकिक सुख और ईश्वरीय दंड की धारणा का खंडन करते हुए मैकियावेली सुखवाद पर बल देते हैं और उनके अनुसार मनुष्य को इलाके के सुख की चिंता तथा उसकी प्रगति प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैकियावेली के बारे में आप इस प्रकार से कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कि आप देखिएगा जो खंडसा होता है, खंडसा से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं।
दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में अगर आपको बताऊं तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होते हैं इनके एक उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, बात भी आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 500 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना होता है। ठीक है, 10 नंबर किसी किसी विश्वविद्यालय में, किसी किसी में 15 नंबर का ये एक प्रकार से पेपर होता है, मतलब कि ये प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न होते हैं खास करके 500 शब्द वाले। क्योंकि शब्द सीमा ज़्यादा है तो ज़्यादा एक प्रकार से क्या होता है कि जब शब्द सीमा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप देखिएगा। पहला प्रश्न आपका आ चुका है दीर्घोत्तरीय टाइप का। दीर्घोत्तरीय टाइप में खास करके आपको लगभग 4 पेज लिख दीजिए तो आपका हो जाता है 4 से 5 पेज, 500 शब्द आप मान सकते हो उसको। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। और प्लेटो महोदय का न्याय सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्लेटो। ठीक है, खास करके प्लेटो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है और इम्पोर्टेंट के साथ ही साथ प्लेटो आदर्श राज्य के बारे में भी बताते हैं। आदर्श राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, न्याय पर आधारित प्लेटो का राज्य होता है। और न्याय के सिद्धांत की बात की जाए तो प्लेटो न्याय के संबंधी कई सारी विशेषताएं बताते हैं, जैसे कि विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, वैज्ञानिकता की सीमा से बाहर का है। इसके अलावा जो है और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो जो प्लेटो हैं वो खास करके अनावश्यक प्रतियोगिता का विरोध करते हैं, आत्मत्यागी व्यक्ति है और व्यक्ति के कर्तव्य बोध की भावना पैदा करके उनमें आत्मत्यागी को बनाना एक प्रकार से इंटेंट रहा। तो कहीं ना कहीं पे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, अभी हम चर्चा करेंगे इन सभी प्रश्नों पर बाद में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समय हो रहा तो इन प्रश्नों के उत्तर को बताने में लग जाऊंगा तो लगभग बहुत समय लग जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 2 प्रश्न ही करने, केवल ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य युग में चर्च और राज्य के विवाद पर प्रकाश डालते हुए दोनों पक्षों के तर्कों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है, तो आप इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा। कौन सा प्रश्न है? मध्य युग में चर्च और राज्य के विवाद पर प्रकाश डालते हुए दोनों पक्षों के तर्कों की विवेचना कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ जरूर लीजिएगा। मध्य युग में, ठीक है, चर्च और राज्य के बीच के जो विवाद हैं, जो संघर्ष हैं, उन्हीं संघर्षों के बारे में प्रश्न आए दिनों पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, हाब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हाब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है भाई, बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत, और एक प्रकार से अगर बात की जाए तो वह भी एक प्रकार से हाब्स का जो मानव है वो लड़ाई झगड़ा करने वाला मानव है। सामाजिक समझौता को लेकर के जॉन लॉक और थॉमस हाब्स और भी तमाम सारे विद्वान शामिल थे। ठीक है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को, सामाजिक समझौता एक प्रकार से राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है, ये बात ध्यान रखिएगा और आपको पता भी है। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को लॉक, हाब्स और बाद में फिर रूसो ने दिया था समान इच्छा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है, हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति के अर्थ और महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये बढ़िया प्रश्न है आपका। हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति जो है, एक एग्जाम में प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा आता है, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, समय बहुत कम बचा हुआ है आपकी परीक्षा में। तो हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति के अर्थ को बताएं और महत्व और संक्षेप में एक प्रकार से उसका विवेचन करना है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बेंथम के उपयोगिता के मुख्य सिद्धांतों का स्पष्टीकरण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो बेंथम से रिलेटेड ये बढ़िया प्रश्न है और आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आता भी रहता है, बेंथम का उपयोगितावाद। ठीक है, तो एक प्रकार से इस आपने तमाम सारे प्रश्नों को जाना। ये आपके 5 मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो है 4 प्रश्न जो है, 5 प्रश्न जो है आपके दिख रहे हैं लघुत्तरीय टाइप के, जो नए नए प्रश्न हैं। और ख़ास करके यहाँ पर आप देख ही सकते हो 3 शुरुआत के। ठीक है, ये खंडबा से, और ख़ास करके ये देखिएगा 10 क्वेश्चन आपके जो है खंड आ से 10 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन आपको खंड बा से और खंड सा से 2 प्रश्न ही केवल करने थे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा, जाना, परखा। तो राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड बीए द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर का यह मॉडल पेपर था 2023 की परीक्षाओं के लिए। अब जो छात्र छात्राएँ 2023 में हैं और बीए में खास करके उनका पॉलिटिकल साइंस उन्होंने लिया हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या विचार, तो वो इम्पोर्टेंट एक प्रकार से है आपके लिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा
और बाकी खास करके जो हमारे अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको लेकर के मैं जल्द ही मॉडल पेपर आपको दूंगा, लिखित मॉडल पेपर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, और बाकी नहीं तो हमारा एक प्रकार से एप्लीकेशन है शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक, और इसके अलावा आप और भी देखिएगा। और आपके जब क्वेश्चन पेपर हो जाए तो मैं एक बात और आपको बताऊंगा, जब आपके क्वेश्चन पेपर हो जाए तो आप हमारे नंबर पर 9161936062, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 9161936062। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग पेपर जब हो जाए आपके विश्वविद्यालय का तो आप पेपर इस पर सेंड कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो भी और लिखित पेपर हो तो भी, ठीक है। आप सेंड कर दीजिएगा, और सेंड करने के बाद में आप बता दीजिएगा कि भाई ये इस विश्वविद्यालय का पेपर है, इस यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। तो पेपर आप लोग ज़रूर सेंड करिएगा अगर आपका होता है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।